आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। कोई घर पर छुट्टी मना रहा है, तो कोई सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है, तो कोई पतंग उड़ा रहा है। चलिए, ये तो हुई अपनी अपनी निजी बातें, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमें आज़ादी कैसे मिली है? क्या आपको मालूम है आज़ादी की चिंगारी कब और कैसे लगी? क्या आपको मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए कितने पापड़ बेले हैं? तरह तरह के लोगों के मन में सवाल है, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक आप देखेंगे तो आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने पहले भी नहीं सुनी होंगी। ये सब जानकारियां अलग अलग सोर्स से एकत्र की गई हैं, इकट्ठा की गई हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिर आज़ादी के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी गई है और कितनी मेहनत की गई, कितने आंदोलन किए गए, कितने लोग जेल में रहे, कितने टाइम तक रहे। तरह तरह के सवाल हैं और इनके अलग अलग तरीके के जवाब हैं। क्या एक सवाल ये भी है, क्या हमेशा से भारत में हिंदू मुसलमान भी होता आया है? सब सवालों के जवाब आपको आखिरी तक जब ये वीडियो देखेंगे तो मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज़ादी का पर्व आपको मुबारक हो। हमें भी मुबारक है, आपको भी मुबारक हो, और आप अपने परिवार को मुबारकबाद दीजिए, अपने साथियों को मुबारकबाद दीजिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि आखिर आज़ादी की चिंगारी कैसे, कब और क्यों लगी। दरअसल मैं आपको लेके चलता हूं सन 1857 में। आपने 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में किताबों में जरूर पढ़ा होगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप सब लोग मंगल पांडे के नाम से परिचित होंगे। मंगल पांडे का नाम हमेशा जब भी हिस्ट्री में लिया जाता है तो अच्छे ही सेंस में लिया जाता है और लेना भी चाहिए। दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेजों की जो ऑफिसर्स थे आर्मी में, वो चाहते थे कि भारत की सेना आर्मी को सर्व करे, लेकिन जो कारतूस थे, कारतूस मुंह से छीलने पड़ते थे। इसी दौरान एक अफवाह फैली, या हकीकत भी कह लीजिए, हकीकत थी कि कारतूसों में चर्बी लगी होती थी। अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय की चर्बी लगी है। ये बात सुनकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। सैनिकों ने विद्रोह करने की ठान ली। वहीं मुस्लिम खेमों में पता चला कि कारतूस में जो चर्बी लगी है वो सूअर की है। अब देखिए, धार्मिक जैसे ही प्रोस्पेक्ट आया तो सैनिकों ने विद्रोह करने का मन बना लिया। करना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि सभी सैनिक कारतूसों को मुंह से छीलकर ही इस्तेमाल कर पाते थे। धीरे धीरे विद्रोह शुरू हो गया और इतिहास में माना जाता है कि आज़ादी के लिए ये एक चिंगारी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये ऐसा विषय है, इसमें ज़्यादा विस्तार से जाना ठीक नहीं, लेकिन आप इतना समझिए कि आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, अंग्रेजों के साथ, जिन्होंने 200 साल भारत पर राज किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें धार्मिक और सामाजिक दोनों ही तरह के मामले थे। भारत अधिनियम 1858 बनाया गया जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया कि पहले गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब शासन सीधे क्राउन के हाथ में चला गया। यानी जो इंग्लैंड का राजा होगा वही अब सीधे शासन को देखेगा, इंग्लैंड से बैठकर। धीरे धीरे तब वक्त बीतता गया। आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद एक सबसे बड़ा कारण बन गया। इसमें राष्ट्रवाद के पीछे सबसे अहम मामला था आर्थिक। आप देख रहे होंगे आजकल हालात क्या चल रहे हैं।
टमाटर कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है। उस दौरान भी यही था कि अंग्रेज महंगी महंगी चीजें लाकर यहाँ बेच रहे हैं, जिससे कि लोगों की जेब खाली होती जा रही है। यही कारण रहा जो आजादी की एक लो जली थी और वो अंगार बनती ही चली गई। दयानंद सरस्वती ने इस दौरान नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए। यह आपने हमेशा सुना होगा, भारत भारतीयों के लिए। राष्ट्रवाद की चेतना बढ़ती चली गई लोगों के बीच और उन्हें लगा कि हमारा देश है, इसको हमें अपने ही तरीके से चलाना चाहिए। अंग्रेज लगातार आर्थिक शोषण करते जा रहे थे। इस बात को उजागर करने में मुख्य भूमिका दादाभाई नौरोजी ने निभाई। उन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रेन्स दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, यानी यहां से पैसा निकालकर अपने देश ले जा रहे हैं, अपने देश से सस्ती वस्तुएं यहां लाकर महंगे में बेचते हैं। आपने लोगों को सुना होगा कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं इसीलिए तो महंगाई है। सही है, अपने देश में ही करो ना पैदा। आपने सुना होगा बहुत बार कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनो ताकि महंगाई से लड़ा जा सके। धीरे धीरे चलती चली गई कहानी और 1885 में बनी कांग्रेस। कांग्रेस बनाने वाला कोई भारतीय नहीं था बल्कि अंग्रेजी था, A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की नींव डाली। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता, अब मैं बता दूं आपको, अलग अलग लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें हिंदू मुसलमान सब लोग शामिल रहे। यही कारण रहा कि आज की डेट में जो आप IAS, IPS, IRS वाली सर्विस देखते हैं ना, 1886 में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बताया कि अब हम आपको अपनी परीक्षाओं में शामिल करेंगे। 1886 में इंग्लैंड की सरकार बिल लाती है और भारतीय लोगों के लिए सिविल सर्विसेज में बैठने का प्रावधान कर दिया जाता है, लेकिन परीक्षा ब्रिटेन में जाकर ही देनी है, ये एक शर्त थी। धीरे धीरे वक्त बढ़ता चला गया और अखबारों की भी तादाद बढ़ती चली गई। आज की जो मीडिया है उसे गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन उस दौरान जो मीडिया थी, वाकई उस दौरान के जितने भी अखबार थे ऐसे ऐसे लेख छपा करते थे उसमें कि जनता वाकई अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए और समझ जाए कि हो क्या रहा है। अंग्रेजों के प्रति जब ये अखबार लिखा करते थे तो लगता था वाकई ये कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल जब आप YouTube चैनल पर देखेंगे तो उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये YouTube चैनल वाले सही बात करते हैं। 1906 में बंगाल विभाजन कर दिया, अंग्रेजों ने अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही बंगाल विभाजन अक्टूबर 6 को घोषणा की गई, अब मानो देश में भूचाल आ गया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया, यानी जो भी अंग्रेजों का सामान था, बॉयकॉट अंग्रेज, सब सामान बॉयकॉट, उनका स्कूल, उनके कॉलेज, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके कपड़े, सब चीजों का बॉयकॉट शुरू किया गया। अंग्रेज समझ गए कि अब धीरे धीरे भारत भारतीयों के लिए होने की तरफ मुड़ता जा रहा है। लोग समझ रहे हैं अंग्रेज क्या कर रहे हैं। 1906 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी दो धड़ों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। इसी बीच मुस्लिम लीग का भी जन्म हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने की और एक अलग थ्योरी चलने लगी, मुस्लिम नेशन। आप देखिए अंग्रेजों ने इस तरह से बीज बो दिए हिंदू और मुसलमानों के। वो समझ गए थे कि हिंदू और मुसलमान हम करते रहेंगे तो
हम राज भी करते रहेंगे। आप देख लीजिए अब क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान करिए, सत्ता पाइए, अच्छे बड़े बड़े नेता बनिए, यही चलता आया है। ये उस वक्त की कहानी है जब भारत में बहुत ही कम लोग सोचा समझा करते थे। 1909 में अंग्रेजों ने इसे ऑफिशियल घोषणा कर दी, यानी हिंदू और मुसलमानों को बिल्कुल बांट दिया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई, यानी अब हिंदू हिंदू मतदाताओं को वोट देंगे और मुसलमान मुसलमान प्रतिनिधियों को वोट दे सकते हैं। धीरे धीरे अब आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से किंग आ रहे थे और जो इस टाइम यहाँ वायस राय थे, गद्दी संभाल रहे थे, उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए भारत की जनता का पैसा पानी की तरह बहा दिया। आप देख रहे हैं अब विदेश में जाकर भारत के टैक्स पेयर का पैसा कैसे बहा दिया जाता है। इवेंट कराए जाते हैं भारत में ही, बड़े बड़े सब पैसा बहाया जा रहा है। कभी जीएसटी के नाम पे लिया जाता है, इनकम टैक्स के नाम पे लिया जाता है, लेकिन होता क्या है, जो पैसा देता है उसे कुछ नहीं मिलता। फ्री बीप्स, आप जानते होंगे, चीजें फ्री बांटी जा रही है, कोई बिजली बांट रहा है, कोई अनाज, कोई चावल और कोई सिलेंडर, पूरा पूरा चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगा धीरे धीरे, जब कहानी आगे बढ़ी 1600 के आसपास में पहुंचते हैं। लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें हिंदू और मुसलमान की एकता की बात की जाती है। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर एक हो जाती है। इसी दौरान तिलक चलाते हैं होम रूल लीग आंदोलन, जो धर्मनिरपेक्ष रहता है। कहा जाता है ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है और वाकई तिलक का ये आंदोलन सुर्खियां बटोरता पूरे देश में। एनी बेसेंट भी इसको लीड करती हैं। तिलक रह जाते हैं केवल मुंबई तक सीमित और एनी बेसेंट चलाती हैं पूरे भारत में, वो भी एक अंग्रेजी है। चलिए, अंग्रेज शासन करते रहे, लेकिन अब आती है अहम कड़ी। मैं बताता हूं, 1915 में गांधी जी एंट्री करते हैं सक्रिय राजनीति में। अफ्रीका से तो वो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कई सालों तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ राजनीति की जा सकती है। कहानी बढ़ती है और धीरे धीरे गांधी जी का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है और हम आजादी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 14 जुलाई 1942 वर्धा में गांधी जी के नेतृत्व में और ढेरों सारे नेता होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की नींव डाल देते हैं, प्रस्ताव पास कर देते हैं और इसका नाम होता अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति एक ही चीज है, नाम अलग है। इस दौरान गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। मंत्र है करो या मरो, यानी आजादी पानी है तो कुछ करना या मरना होगा, तभी आपको आजादी मिल पाएगी। कुल मिलाकर 6 मई 1944 को जब गांधी जी बीमार हो जाते हैं तो अंग्रेजों को उनको मजबूरी में जेल से रिहा करना पड़ता है। नहीं तो जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने इन्हें देशद्रोही बताकर जेलों में ठूंस दिया, जेलों में डाल दिया, लेकिन स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान मोहन सिंह आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं ताकि आजादी के लिए वो लड़ सकें और आपको आज जो चैन से हम रह रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा बलिदान है। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी चली जाती है, लेबर पार्टी सत्ता में आती है। कमान संभालते हैं क्लेमेंट एटली, जो भारत को आज़ादी देने के पक्ष में होते हैं।
वो कैबिनेट मिशन भेजते हैं और कई और लोगों को भेजते हैं, वो ताकि भारत की स्थिति देखें और बताएं कि भारत को आखिर किस तरह से आज़ादी दी जा सकती है। भारत को कहा जाता है वो अपना एक संविधान तैयार कर ले और एक पूरा प्रारूप तैयार कर ले कि आप ये सब चीज़ें कीजिए ताकि आप आज़ाद रहें, तो आप अपने हिसाब से अपने देश को चला सकें। कुल मिलाकर माउंटबेटन आते हैं और माउंटबेटन तत्काल भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की पक्ष में होते हैं। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया जाता है और आप सबको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। आज भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। आप तब के भारत में और आज के भारत में कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा गैप पाएंगे, लेकिन हिंदू और मुसलमान छोड़ना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से भाषण दिया और अच्छी अच्छी बातें कही। काश वो ये भी कहते कि देश में हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होगी, केवल विकास की ही बात रहेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। जय हिंद।